ओके जी, तो अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मतलब इसमें हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो मतलब हम बच्चों में इजीली परफॉर्म कर पाएंगे और मलिग्नेंस के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे इसको। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर कर रहे होते हैं नर्व्स की। पहले हम स्टिमुलस देंगे, ठीक है, स्टिमुलस देंगे ऑडिटरी पाथवे के अंदर, मतलब कोई टोन वगैरह दी है, कोई आवाज़ दी है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑडिटरी पाथवे एक्टिवेट होगा, मतलब उसके अंदर नर्व्स जनरेट होंगी। वो नर्व्स जिस जिस पाथवे से गुजरती जाएंगी, ठीक है, तो हम वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा ऑडिटरी पाथवे सही है या कोई मसला मसाइल उसके अंदर चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज टेस्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर डायग्नोस को कंफर्म करना हो ना तो ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद हमारे आ जाएंगे, इसकी 2 टाइप्स होती हैं जो इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है ना। इसमें सबसे पहले आ जाएगा इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ठीक है, जिसको हम ECOG भी कह रहे होंगे। इसके अंदर बेसिकली हम ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर कर रहे होंगे कोक्लिया के अंदर, ठीक है, और क्रेनियल नर्व 8 के अंदर। क्रेनियल नर्व 8 का भी बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट होगा, मतलब ये हमारा कोक्लिया है, ठीक है। क्रेनियल नर्व अगर निकल रही है यहाँ से तो बिल्कुल इतना सा पार्ट इसका ना क्रेनियल नर्व का आ रहा होगा 8th का। बाकी जो आगे नर्व आ रही होगी वो हम दूसरी टाइप में करेंगे, जो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स आएगी, जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पार्ट होगा ना क्रेनियल नर्व 8th का, वो हम मेजर करेंगे। उसका मतलब एक्शन पोटेंशियल देख रहे होंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे होंगे। तो ये जब हम साउंड देते हैं तो उसके विद इन 5 मिली सेकेंड ना हमारे पास एक कर्व बन के आ जाती है, ग्राफ बन के आ जाता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें 3 फिनोमेनास देखने को मिलते हैं। जब हम मतलब वॉइस देते हैं, कोई रिकॉर्डिंग देते हैं, तो उसके बाद हमें 3 फिनोमेनास देखने को मिलते हैं, वो हम देख लेते हैं। लेकिन आप लोग पहले ये समझ लो कि इसके अंदर हम कर क्या रहे होंगे, ठीक है। पहले मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा ईयर है तो फिर हमारी अंदर से एक्सटर्नल कैनाल जा रही है, फिर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रही होती है, फिर अगर हमारा मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। आप लोगों को यहाँ भी याद होगा एक प्रोमोन्ट्री बन रही थी हमारी, जो कि हमारी अंदर वाली वाल है जिसको हम मिडिल वाल कह रहे थे, उसके ऊपर हमारी प्रोमोन्ट्री बन रही थी, वो जो कोक्लिया का ही पार्ट था, ठीक है, कोक्लिया के पार्ट है ना प्रोमोन्ट्री। तो इसके अंदर हम ये कर रहे थे कि ना प्रोब डालते हैं, वो सिंज टाइप होता है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ता है, ठीक है। इन्वेजिव टेस्ट है, इस वजह से इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है। तो वो जो प्रोब को फाड़ता है और जाता ना सारा कुछ स्ट्रक्चर जो बचा के प्रोमोन्ट्री में एंटर होता है। प्रोमोन्ट्री में एंटर होगा तो इंटरेक्टली वो कोक्लिया में एंटर हो चुका हुआ है, तो वहाँ पे हमने कोक्लिया की एक्टिविटी मेजर करनी है, फिर साथ ही हमारी आगे नर्व शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आगे नर्व की भी एक्टिविटी मेजर कर लेंगे। 3 फिनोमेना क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फिनोमेना आएगा कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स। इसके अंदर सिर्फ हम एक सेल की एक्टिविटी देख रहे होंगे। सेल कौन सा? हेयर सेल। आपको पता ना जो हमारी बेजिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हेयर सेल प्रेजेंट है, जो कि हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई है, जो कोक्लिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एक पार्ट है। बेजिलर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमारे हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एक हेयर सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं तो उसको हम कहेंगे कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, ठीक है। अगर कुल मिलाकर जितने कोक्लिया के अंदर जितने सेल्स हैं, ठीक है, हेयर सेल्स हैं, अगर उनको कुल मिलाकर उनका एक्शन पोटेंशियल सम अप करेंगे उसको हम कहेंगे सोमेटिक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर एक्शन पोटेंशियल सिर्फ 8th नर्व का लें, 8th नर्व मतलब आगे 8 नर्व निकल रही है, सिर्फ थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पार्ट है उसका एक्शन पोटेंशियल लेंगे तो उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ 8th नर्व, ठीक है। अब आज ग्राफ समझते हैं ग्राफ के अंदर क्या क्या हो रहा होगा। सबसे पहले आप लोग देखो कि ना एक स्ट्रेट लाइन रहा और ये जो बेस लाइन है, ठीक है, और मिली सेकंड मैंने आप लोगों को बताया कि 5 मिली सेकंड के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा। और जो माइक्रो वोल्ट्स है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक्शन पोटेंशियल के बन रहे हैं कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, या एम्पलीट्यूड कह लो आप लोग, कि एम्पलीट्यूड जो हमारा बन रहा है, ठीक है, कितनी नर्व ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टिमुलस दिया हमने, साउंड दी है, कोई टोन वगैरह दी है, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राफ बना शुरू हुआ। सबसे पहले हमें देखने को मिला समिटिंग पोटेंशियल, जो मैं आपको बताया कि जो सारे हेयर सेल्स की एक्टिविटी को काउंट करके एक वेव बनेगी। आप लोग सोच रहे हो कि इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कम क्यों है। एम्पलीट्यूड इसका इस वजह से कम है क्योंकि ये सारे सेल्स को सम अप कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने बस बेसिकली अगर याद रख रहे हो और आप ऐसा याद रख ले रहा है कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ 8th नर्व ज़्यादा होगा। वो क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपको पता है जो 8th नर्व का पाथवे है वो लंबा है, उसने दूर तक वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचाना है, ब्रेन स्टेम तक पहुंचाना है कानों से लेके, तो उसको एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा चाहिए होगा ताकि डिके ना हो। बस आपने इस तरह से याद रख लेना है कि जो एक्शन पोटेंशियल 8th नर्व का है वो ज़्यादा होगा, समिटिंग पोटेंशियल कम होगा। समिटिंग पोटेंशियल की ये आ रही हमारी वेव और इसका एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, और इनकी वैल्यू होती है, अगर एक्जैक्टली वैल्यू देखी जाए ना तो इसकी होती है 1.0, ठीक है, और इसकी होती है 0.3। और जब हम इनकी रेशो निकालने जाते हैं ना, रेशो निकालते हैं कि समिटिंग पोटेंशियल बाय एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम समिटिंग पोटेंशियल हमारा 0.3 है, एक्शन पोटेंशियल 1.0 है, ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा 30%, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हमारा ईयर बिल्कुल ठीक है, इस टाइम कोई मसला नहीं, ना कोक्लिया में कोई मसला है, ना ही हमारी अंदर जो हमारी क्रेनियल नर्व 8 जा रही, ना ही उसमें कोई मसला है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं कि कोई मीनियस डिजीज़ का पेशेंट है, ठीक है, मीनियस डिजीज़ का पेशेंट है जिसके अंदर हमारे हेयर सेल्स टूटे हुए हैं,
ठीक है। आप लोग अब सोच रहे हो कि हेड सेल टूटेंगे, उसकी एक्शन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, तो हमारा सोमेटिक पोटेंशियल कम होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर ऑपोजिट हो रहा होता है। हमारे हेड सेल्स टूट भी रहे हैं लेकिन एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है हमारा। तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल 0.6 आ रहा होगा, इसका 0.1 होगा। अगर हम दोबारा सोमेटिक पोटेंशियल बाय एक्शन पोटेंशियल करेंगे, मतलब 0.6 बाय 1.0 करेंगे, तो अब हमारा आंसर आएगा 60%। अगर हमारी परसेंटेज बढ़ जाएगी तो हमारा मसला चल रहा होगा, किसी कोक्लिया के अंदर कोई लीजन चल रही होगी, तो आप लोगों ने वहाँ से समझ जाना है, ठीक है। और फिर इसके दो बिल्कुल सिंपल से यूज आते हैं। पहला कि थ्रेशोल्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इन यंग इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन के अंदर, जो कि 5 to 10 डेसिबल के अंदर फॉल कर रहा होता है। और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कोक्लियर पैथोलॉजीज़ को, जो कोक्ली के अंदर मसले चल रहे होंगे, या फिर रीटोकोक्लियर पैथोलॉजीज़ को, जो हमारे नर्व के स्टार्ट में मसले चल रहे होंगे। नर्व कौन सी भी हमारी, क्रेनियल नर्व 8। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे होंगे ABR। और इसके 3 नाम और भी। पहला आ जाता है हमारा ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ठीक है। सारे नाम से क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं, अगर वो CT स्कैन में डायग्नोस नहीं हुआ, MRI में डायग्नोस नहीं हुआ, तो इसकी बेस पर डायग्नोस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट टेस्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ना, हम जो ट्यून दे रहे होते हैं वो टोन बर्स्ट में दे रहे होते हैं और क्लिक्स में दे रहे होते हैं, मतलब छोटी छोटी गैप्स के साथ हम टोन दे रहे होते हैं। जो ऊपर वाला मैंने पढ़ाया ना, उसके अंदर हम एक वे भी दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम गैप्स लेके हम टोन दे रहे होते हैं, बर्स्ट दे रहे होते हैं टोन्स के, ठीक है। और ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब इसके अंदर हम ऐसी मशीनरी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ से साउंड वेव्स दे रहे हैं, बर्स्ट दे रहे हैं, मतलब जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये क्लिक्स दे रहे हैं, और सामने हमने यहाँ पर लगा देना है इलेक्ट्रोड, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करेगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसके अंदर हमने कहाँ से लेके कहाँ तक मेजर करनी है, हमारे 8th नर्व से लेके, आपको बताया 8th नर्व का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हमारा जो पहला टेस्ट मेजर कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब उससे आगे जितना पाथवे होगा ना 8th नर्व का, वो सारा का सारा, और एट द एंड जो पाथवे पूरा ऑडिटरी पाथवे चलता जा रहा है, मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, वो पूरा पाथवे चलता जा रहा है और हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जा रहा है जो ब्रेन के अंदर, वो सारे की सारे की एक्टिविटी ये मेजर करेगा। एक तो नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, यहाँ पे हमें मॉनिटर पे सारी की सारी वेव्स बन के आ जाएंगी, उसकी बेस पे हमने डायग्नोज इजीली कर लेना है। अब हम चलते हैं कि ऑडिटरी पाथवे क्या है, जो आपको टोटली मैं बताता हूँ। हमने जब एक निमोनिक्स पढ़ा था न्यूरोलॉजी के अंदर, जो था ई कोलाइमा, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा था कि सबसे पहले जब हमारी आ रही थी 8th नर्व आ रही, ठीक है, 8th क्रेनियल नर्व आ रही सबसे पहले, जो कि है ई, फिर उसके बाद सी आता था हमारा, कि हमारा कोक्लियर न्यूक्लियस आ रहा था, ठीक है। कोक्लियर न्यूक्लियस के बाद हमारा ओ आ रहा था, जो कि सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस था, फिर हमारा एल आ रहा था, लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है, फिर हमारा आई आ रहा था, इन्फीरियर कॉलिकुलस, फिर एम आ रहा था, मिडल जेनिकुलेट बॉडी, फिर हमारा ए आ रहा था ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये पूरा का पूरा पाथवे था, हमने न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ा था, आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा दिया हुआ है। इसकी सारी की सारी हम अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे होंगे। पहले हमने बर्स्ट दिए हैं, ठीक है, क्लिक्स दिए हैं, फिर उसके बाद हमारे इलेक्ट्रोड ने जो वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है हेड के, उसमें सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर की है, और हमें एक मॉनिटर पे बना के दे दी वेव्स। वेव्स कैसी देखने को मिलेंगी, ये वेव्स ऐसी होंगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा नीचे सारा टाइम होगा, और टाइम भी ये तकरीबन 10 मिली सेकेंड के अंदर ना ये हमारा काम कर देगा। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा टेस्ट, उसके अंदर 5 मिली सेकेंड है, इसके अंदर 10 मिली सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, और हमारी वेव्स ऐसी बनेंगी, ठीक है। ये पहली वेव आ गई, दूसरी वेव आ गई, 3 वेव आ गई, चौथी वेव, 5वीं वेव, 6वीं वेव, 7वीं वेव। इसके अंदर हमारी 7 वेव्स बन रही होती हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 5 वेव्स बनती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 5 ही हैं, लेकिन करनी आप लोगों ने 7 है, क्योंकि ढिंगरा के अंदर 7 ही लिखी हुई हैं। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वेव्स हम आप लोगों ने जो याद रखनी है, वो 1 है, 3 है और 5 है। इसकी बेस पे हम मोस्टली डायग्नोस बना रहे होते हैं। और इस वेव्स के अंदर हमने क्या पढ़ना होता है कि एक होता है एब्सोल्यूट लेटेंसी। एब्सोल्यूट लेटेंसी होती है मतलब जहाँ पे हमने पहले साउंड शुरू की है और उसके बाद कितनी देर बाद पहली वेव बनी है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये हमारा एब्सोल्यूट लेटेंसी है, ठीक है। इसकी बेस पे डायग्नोस बना रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी बस याद करते जाना जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट लेटेंसी क्या है, जब हमने मतलब टोन देनी शुरू की, उसके बाद पहली वेव कब बनी है, ठीक है, उस टाइम को हमने कह रहा होना है एब्सोल्यूट लेटेंसी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा होगा इंटर वेव लेटेंसी, वो होगा हमारी वेव 1 से लेके वेव 5 तक जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे ये हमारा इंटरवेव लेटेंसी, ठीक है। और उसके बाद हमारे एम्पलीट्यूड की बेस पे भी हम कह रहे होंगे कि एम्पलीट्यूड इतना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड 5 वेव का आ रहा होता है, ठीक है। और मतलब जो प्रॉपर वेव्स बन रही होती है ना, 1, 3rd और 5th बन रही होती हैं, जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, और इंपॉर्टेंट भी हमारी वेव्स यही हैं।
और फिर एनाटॉमिकल साइट्स की बेस पे ना ये वेव्स बन रही होती हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जो अब न्यू स्टडी के मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि जो पहली वेव बन रही होती है ना, वो डिजिटल पार्ट ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व की बेस पे बन रही होती है। मतलब डिजिटल पार्ट मतलब अब कोकली है, कोकलिया मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो पहली वेव्स निकल रही हैं वो तो हमने पिछले टेस्ट में सर्च कर ली थी, ठीक है। पिछले टेस्ट में हमारी बेस बन चुकी थी कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उससे आगे जितनी वेव्स जा रही हैं, ठीक है, अब ब्रेन स्टेम तक जानी है ना, तो जो डिजिटल होंगी, डिजिटल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 8 होगा, उसकी बेस पे पहली वेव बन रही होगी, ठीक है। फिर जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा क्रेनियल नर्व का, जो हमारा ब्रेन स्टेम में एंटर हो रहा होगा, मतलब जो हमारा कोकली है ना उससे पहले जो एंटर हो रहा है, कोकली न्यूक्लियस से पहले, कोकली न्यूक्लियस से पहले जो ब्रेन स्टेम में हमारा पार्ट एंटर हो रहा है ना इसका क्रेनियल नर्व 8 का, उसको हम कहेंगे वो हमारा वेव 2 बना रहा है, मतलब ये भी 8th नर्व ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कोकलियर न्यूक्लियस आ जाएगा। आप लोगों को पता है कोकली न्यूक्लियस में अब जा रही है ना हमारी नर्व, अब कोकली न्यूक्लियस में जा रही है, ठीक है। कोकली न्यूक्लियस आ गया, कोकली न्यूक्लियस के बाद क्या आ रहा था हमारा सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ओलिवरी न्यूक्लियस आ गया था, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। उसके बाद हमारी फिफ्थ वेव आ जाएगी, इसके अंदर हमारा लेटरल लेमिनिस्कस आ रहा होगा। आप लोगों को मैं सारा कुछ पिछली डायग्राम बता चुका हूँ, बस हम अब डिवीजन कर रहे हैं कि किस एनाटॉमी की बेस पे कौन सी वेव बन रही है। उसके बाद जो हमारी 6 और 7 वेव रह जाएगी, उसके अंदर दोनों के अंदर आ रहा होगा इंफीरियर कोलिकुलस। अब आप लोग सोच रहे होगे कि कुछ हमारे पार्ट्स मिस हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने उस पर डिटेल में नहीं जाना है। जो न्यू स्टडी के मुताबिक जो एनाटॉमी की साइड पे जो जो वेव्स बन रही है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दी हुई हैं। अब इसका निमोनिक जो है वो हमने जो पहले निमोनिक पढ़ा है, ई कोलाइमा पढ़ा है, ठीक है, जो हमारा एनाटॉमिकल पाथवे का था, लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज कर लेना, इसको हमने बना लेना है ई कोलाई। ई कोलाई किस बेस पे बन रहा है, ECOLI, ठीक है। तो हमारा ये सारी डिवीजन इजीली हो जाएगी कि हमारी कौन सी एनाटॉमिकल साइड पे कौन सी हमारी वेव बन। बस आप लोग ये याद रख लो, जो पहली 2 वेव बन रही थी वो 8th नर्व की बेस पे बन रही थी, ठीक है। जो आखिरी 2 बन रही थी वो हमारी इंफीरियर कोलिकुलस की बेस पे बन रही है, और बाकी जो मिड में आ जाएंगी वो आप इसकी निमोनिक पे बेस पे इजीली कर सकते हो, ई कोलाई। और आप लोगों ने अब क्या याद रखना है, अगर हमारी सिर्फ वेव 1 बन रही है और बाकी की वेव्स नहीं बन रही, ठीक है, वो किसका केस होगा, वो रिट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी का होगा। अगर हमारी इंटरवेव लेटेंसी कह रहे थे, ठीक है, अगर इंटरवेव लेटेंसी अपने नॉर्मल लेंथ से बढ़ जाए, मतलब ये दूसरी जो हमारी 5th वेव वो काफ़ी देर बाद जाके बन रही हो, ये गैप बढ़ जाए, तो इस केस को कहेंगे हम अकोस्टिक न्यूरोमा का केस है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रख लो। अकोस्टिक न्यूरोमा कब हो रहा है, जब इंटरवेव लेटेंसी बढ़ रही है, उसका गैप ज़रा बढ़ रहा है, ठीक है। और जो हमारा रिट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी वो तब बन रही है जब हमारी सिर्फ वेव 1 बन रही है, लेकिन बाकी वेव नहीं बन रही थी, ठीक है। ये 2 केस याद रख लो। लेकिन बाकी भी पैथोलॉजी हम इसके थ्रू डायग्नोस कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ये बेसिकली सिर्फ 2 ही याद रखनी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट वेव्स कौन सी हैं, 1, 3, 5, ठीक है। और लेटेंसी क्या थी, जो हमारा पहली वेव के अंदर गैप आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद इंटरवेव लेटेंसी क्या थी, जो 1 से लेके 5th के अंदर गैप आ रहा है। एम्पलीट्यूड में बता चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड भी हमने देखना होता है कि प्रॉपर एम्पलीट्यूड भी बनना चाहिए वेव का। और उसके बाद इस टेस्ट के यूजेस क्या है, एक तो हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम थ्रेशोल्ड मेजर करते हैं उसका हेयरिंग का, इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर जो अडल्ट कोऑपरेट ना कर रहे हो, या फिर मिलिग्नेंस वगैरह जो झूठ बोल रहे हो कि हमें हेयरिंग का मसला था, कोई मेडिकल लीगल पर्पज़ हो, ठीक है, कोई क्राइम वगैरह किया हो, उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हम रिट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी में बता चुका हूँ कि अगर वेव 1 के लिए बन रही, बाकी वेव नहीं बन रही, तो रिट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है। और अकोस्टिक न्यूरोमा है, अगर हमारा इंटरवेव लेटेंसी गैप जो है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो अकोस्टिक न्यूरोमा का केस है, ठीक है। फिर हम ये डायग्नोस करते हैं ब्रेन स्टेम की पैथोलॉजी वगैरह, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाएगा, फिर पोंटाइन ट्यूमर्स वगैरह आ जाएंगे, सारे उसके पाथवे में ही आ रहे हैं ना, जो हमारी ऑडिटरी पाथवे बन रहा है नर्व्स का, उसके अंदर ही आ रहे हैं सारे ये ट्यूमर्स वगैरह, ठीक है। तो हम इसके थ्रू वो भी डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम अकोस्टिक न्यूरोमा की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि कोक्लियर नर्व तो बची रहे ना, कम से कम कोक्लियर नर्व के फंक्शन तो बचे रहें, तो इस वजह से हम साथ साथ मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, कोक्लियर नर्व फंक्शन करती रहे, और साथ हम अकोस्टिक न्यूरोमा भी रिमूव कर रहे होते हैं।